सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी लेसन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण। इसके 2 टॉपिक हमने लिए। केपलर्स लॉ पिछले पार्ट में लिया। अभी हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। एक समान वृत्ताकार गति और अभिकेंद्रकीय बल का परिणाम। इसमें एक समान वृत्ताकार गति यानी मालूम है आपको, पिंड जब वृत्त के कक्षा में समान गति करता है तो उसे एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। और अभिकेंद्रकीय बल यानी मालूम है कि कक्ष में होने वाले बल को अभिकेंद्रकीय बल कहते हैं। लास्ट पार्ट में या लास्ट लेक्चर में हमने उसके अभिकेंद्रकीय बल के उपयोग देखे थे। एक आपके ऊपर घूमने वाला जो पंखा है, वो पंखा उसका अक्ष जो है वो अक्ष के साथ वो गोल घूमता है। इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। नेक्स्ट, एक समान वृत्ताकार गति और अभिकेंद्रकीय बल। इसमें एक उदाहरण सूर्य और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पृथ्वी, उसके बारे में हमने लास्ट साल भी चर्चा किया। अभी उसी का उदाहरण ले लेंगे। और उसका द्रव्यमान, समझो पिंड माने पृथ्वी माना तो उसका द्रव्यमान m और उसकी कक्षा की त्रिज्या r और उसका वेग v। द्रव्यमान m द्वारा कक्षा की त्रिज्या r द्वारा उसका वेग v द्वारा दर्शाया जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बारे में हमने देखा। तो सूर्य बीच में है और इसलिए वो अभिकेंद्रकीय बल लगाता है और उसके चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में त्रिज्या r और उसका वेग जो है वो पृथ्वी का v माना है और इसलिए उस बल का परिणाम mv²/r है। यदि कोई एक ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के परिक्रमा करता है तो सूर्य की दिशा में प्रयुक्त होने वाला अभिकेंद्रकीय बल F बराबर mv²/r होता है। वेग यानी ही तय की हुई दूरी बटे लगा हुआ समय। और इसलिए इधर जो v है वो v हम निकाल सकते हैं। और वो कैसे, देखो कि उन्होंने बोला है कि वेग यानी तय की हुई दूरी। तो सूर्य क्या करता है कि सूर्य पृथ्वी इनके बीच में, सूर्य बीच में है, नाभि स्थान पर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही। और इसलिए उस पृथ्वी ने तय की हुई दूरी यानी वृत्त की त्रिज्या होगी और लगा हुआ समय यानी t। लास्ट केपलर का तीसरा नियम हमने इस्तेमाल किया था। तो आवर्तकाल हमें मालूम है और आवर्तकाल t अक्षरों से जाना जाता है। ग्रह द्वारा एक परिक्रमा करने के लिए तय की हुई दूरी यानी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि यानी 2πr जो मैंने इधर दर्शाई है। और r यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, वही उस r है। उसके लगा हुआ समय इक्वल टू आवर्तकाल इक्वल टू t। तो आवर्तकाल यानी t अक्षर से जाना जाता है। v तो इसलिए v यानी वृत्त की परिधि अपॉन आवर्तकाल। तो v बराबर 2πr/t। तो इधर हमने वेग फाइंड किया और ये ग्रह का वेग है और ग्रह का वेग v बराबर 2πr/t है। नेक्स्ट, तो इधर हमने जो अभिकेंद्रकीय बल है वो mv²/r जो दर्शा है। और साथ ही साथ में अभी हमने v निकाला तो v बराबर तय की हुई दूरी बटे लगा हुआ आवर्तकाल। तो इधर 2πr/t ये मान मैंने उसमें डाल दिया और मान डालने के बाद r वैसे ही। जब इसका मैं वर्ग करती हूँ तो 2 का वर्ग 4, पाई का वर्ग पाई वर्ग और r का वर्ग r वर्ग बटे t वर्ग बटे r। तो ये आने के बाद इधर r वर्ग u 4m पाई वर्ग r वर्ग t वर्ग इस प्रकार आया। तो इधर का एक r और इधर का एक r क्या हो जाता है, कट हो जाता है, या इसे भाग देने के बाद एक ही r उड़ता बचता है और बटे t वर्ग। तो r वर्ग बटे r वर्ग इसको भाग देने पर एक ही r बचा और इसलिए 4m पाई वर्ग r बटे t वर्ग। नेक्स्ट, अभी इसी समीकरण को, जो समीकरण अभी आया ये था 4m पाई वर्ग r t वर्ग,
ये समीकरण था, इस समीकरण को मैंने क्या किया मालूम है कि आर वर्ग से मैं गुना भी करती हूँ और भाग भी देती हूँ। जब मैं गुना करती हूँ और भाग करती हूँ तो देखो ये आर वर्ग गुना करने पर और ये भाग देने पर इधर क्या होता है, देखो कि ये गुना करने पर आर का घन होता है, क्योंकि ये आर और ये आर स्क्वायर, और इसलिए आर का घन हुआ, और इधर आर वर्ग और टी वर्ग वैसी। तो इस प्रकार ये समीकरण हमें पहले ही प्राप्त हुआ था, केवल आर वर्ग से इसे गुना किया और भाग देने पर ये आता है। बाद में फिर से अभिकेंद्रकीय बल F बराबर 4m पाई वर्ग आर वर्ग, इसे मैंने साइड में निकाला और आर घन और टी वर्ग को बाजू में कोष्टक में डाला। आर घन और टी वर्ग को बाजू में कोष्टक में डाला, बाकी चीज़ें मैंने एक बाजू में लिख दी। तो ये जो है वो कैपलर का तीसरा नियम था। कैपलर के तीसरे नियम में क्या था कि जब ग्रह सूर्य से परिक्रमा करता है तो उसका आवर्तीकाल का वर्ग ये ग्रह से सूर्य की दूरी के घन के वर्ग घन के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार मैंने ये कैपलर का तीसरा नियम इस्तेमाल किया और इसलिए साइड में लिया। अभी मैं क्या करती हूँ मालूम है, इसे कैपलर का तीसरा नियम और इसलिए इसे स्थिर मानती हूँ। तो अगले मेरे नेक्स्ट पीपीटी में वो होगा। नेक्स्ट कैपलर के तीसरे के नियम के अनुसार टी वर्ग स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बटे आर क्यूब इक्वल टू के, ये स्थिर है ऐसे माना, और इसलिए स्थिर होने के कारण मैंने एफ बराबर बाकी की चीज़ें ली और इसे ही प्रॉपर मैंने के माना। तो के ये आर घन ऊपर चाहिए था, टी स्क्वायर नीचे चाहिए था, और इसलिए हमारे समीकरण में वैसी प्रकार होने के कारण ये हर में आया और हर में के है। क्योंकि हमारे पहले वाले समीकरण में क्या था कि टी आर क्यूब ऊपर था और टी स्क्वायर नीचे था, और इसलिए ये के किधर आया, हर में आया। और अभी मैंने 4m पाई वर्ग के को स्थिर माना, और इसलिए वो स्थिर मानने के बाद मेरा समीकरण केवल आता है एफ समानुपात 1/r²। यानी ही अभिकेंद्रीय बल ये जो दूरी है ग्रह की सूर्य से होने वाली दूरी के वर्ग के व्यस्तानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होती है। फिर से एक बार देखो, ये अभिकेंद्रकीय बल जो है, ये अभिकेंद्रकीय बल जो सूर्य से लगा हुआ अभिकेंद्रकीय बल ग्रह से सूर्य से होने वाली दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है, और इस प्रकार हमने अभिकेंद्रकीय बल निकाला। तो मेरा पॉइंट था एक समान वृत्ताकार गति और अभिकेंद्रकीय बल। तो इसका हमने ये दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में देखा। तो वृत्ताकार भ्रमण करने वाले ग्रह जब सूर्य नाभि में है और चारों ओर ग्रह जब परिभ्रमण करते हैं तब उनमें होने वाला अभिकेंद्रकीय बल ये क्या होता है, सूर्य से दूरी के व्यस्तानुपाती यानी ही प्रतिलोमानुपाती होती है। अभी देखो इनका संबंध देखेंगे हम लोग। अभी एक वृत्ताकार एक समान वृत्ताकार गति और अभिकेंद्रकीय बल के परिणाम के कुछ उदाहरण है कि क्या क्या इसके द्वारा होता है। तो एक एक उदाहरण देखेंगे। देखो कि हमने देखा कि ये सूर्य है और सूर्य की ओर चारों दिशा में परिक्रमण करने वाले या परिभ्रमण करने वाले ग्रह है। तो ये अलग अलग ग्रह जो है वो अलग अलग ग्रह जब परिभ्रमण करते हैं तो उनमें क्या, तो सूर्य जो या ग्रह इनमें होने वाला अभिकेंद्रकीय बल ये इनके दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। और इसलिए एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि ये एक समान वृत्ताकार गति और अभिकेंद्रकीय बल का परिणाम ये एक है। नेक्स्ट ये देखने के बाद हमने ये भी देखा ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा में है। तो पृथ्वी और चंद्रमा इनकी बीच की दूरी मैंने आर ली। आर लेने के बाद जो अभिकेंद्रकीय बल है एफ, ये क्या है, तो उनके दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती, और इसलिए मैंने प्रतिलोमानुपाती दिखाया। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को पृथ्वी और चंद्रमा इनके बीच की दूरी आर दिखाई और उसमें अभिकेंद्रकीय बल जो है उनके दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है, ये मैंने दर्शाया। ये देखने के बाद देखो अभी ये जो अभिकेंद्रकीय बल है या इसे ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रकीय बल को ही गुरुत्वीय बल बोलते हैं। और ये गुरुत्वीय बल
जो पूरे विश्व को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और पूरे विश्व को नियंत्रित करता है। और इसलिए सभी जो चीज़ें हैं वो विश्व में भव्यतम जो चीज़ है वो अपनी अपनी जगह स्थिर है। उदाहरणार्थ ग्रह तारे जो अपनी अपनी कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, ये गुरुत्वीय बल का ही परिणाम है। तो इस प्रकार मैंने आपको आकृति द्वारा दर्शाया है कि पृथ्वी और पृथ्वी पर होने वाली जो सभी संभाव्य चीज़ें और साथ ही साथ में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने वाली जो ग्रह या अलग खगोलीय पिंड, वो किसके कारण, तो गुरुत्वीय बल के कारण अपनी अपनी जगह पर स्थिर है और इस प्रकार संपूर्ण विश्व का नियंत्रण होता है। ये देखने के बाद ग्रह और तारे, तो ग्रह और अलग अलग तारे दिखाए हैं, तो इनमें प्रचंड इनका वस्तुमान, इन खगोलीय पिंडों का प्रचंड वस्तुमान है और प्रचंड वस्तुमान होने के बावजूद भी वो अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। ना वो पृथ्वी पर गिरते हैं ना पृथ्वी उन पर गिरती है। इसका कारण ही है कि ये अपने अपने कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और ये किसके कारण करते हैं, तो अभी अभी जो हमने गुरुत्वीय बल देखा वो गुरुत्वीय बल के कारण ये देखते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि ये सभी बातें हमने देखी कि प्रचंड या ये सभी खगोलीय पिंड अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। नेक्स्ट, ये देखने के बाद अभी मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आपको कि इधर देखो, दो बुक्स है टेबल पर है, ये टेबल पर होने वाली जो बुक्स है वो अपने और आकर्षित होती है क्या, या इतना ही नहीं, दो फ्रेंड बैठे हुए हैं आजू बाजू में, वो उन दोनों में आकर्षण होता है क्या, तो आकर्षण होता है। और किसके कारण, अभिकेंद्रिकीय बल के कारण। लेकिन घर्षण बल होने के कारण, घर्षण बल के होने के कारण ये चीज़ें अपनी जगह स्थिर रहती है। ये दोनों, इसमें घर्षण बल होने के कारण ये दोनों मित्र भी बाजू बाजू में बैठने के बावजूद भी घर्षण बल के कारण गुरुत्वीय बल नगण्य होता है और गुरुत्वीय बल नगण्य होने के कारण वो अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। और गुरुत्वीय या घर्षण बल जीरो होने के बाद वो अपने ओर धीरे धीरे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन तो भी गुरुत्वीय जो बल है वो गुरुत्वीय बल नगण्य होने के कारण वो वैसे ही बैठे रहते हैं। घर्षण बल जीरो होगा तो इनमें क्या होगा, थोड़ा सा आकर्षण हो सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि अभिकेंद्रकीय बल, एक उदाहरण इधर मैंने दिखाया है कि गोफन का उदाहरण है। इधर डोर है और उधर पत्थर बांधा हुआ है। जब ये घुमाता है तो हमारे स्नायु बल द्वारा यानी हाथ द्वारा अभिकेंद्रकीय बल प्रयुक्त होता है। और यह अभिकेंद्रकीय बल क्या है उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की, लेकिन आज एक समान वृत्ताकार गति और अभिकेंद्रकीय बल के कारण मैंने आप लोगों को ये भी बताया। ये देखने के बाद अभी मैं आपको बताती हूँ कि समझो आर, ये त्रिज्या हमने देखा, इनमें होने वाली त्रिज्या समझो, इसको मैंने डबल किया तो होने वाला अभिकेंद्रकीय बल है वो कितना होगा, तो वो अभिकेंद्रकीय बल उसके वर्ग के बराबर होगा। अभी अभी अभिकेंद्रकीय बल हमने देखा और अभिकेंद्रकीय बल यानी यह सूर्य ग्रह के या बीच के दो पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। ये देखने के बाद अभी ना उसके ऊपर के उदाहरण हम देखने वाले, तो अलग अलग गणितीय उदाहरण उसके ऊपर है, उनके बारे में हम देखेंगे। इधर देखो, महेंद्र और विराट 1 मीटर के दूरी पर बैठे हैं और उनका द्रव्यमान क्रमशः 75 kg और 80 kg है और उनके बीच में गुरुत्वीय बल कितना होगा उसके बारे में हमने देखना है। अभी अभी मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि दो जो मित्र हैं जो बाजू बाजू में बैठे हैं तो उनके बीच में अभिकेंद्रकीय बल होता है क्या, तो होता है और वही बल हमें देखना है। तो इसलिए देखो, इस हम हमारे उदाहरण में क्या क्या दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दूरी दी है और दूरी विराट और महेंद्र के बीच की दूरी 1 मीटर है। बाद में उनका द्रव्यमान दिया है, तो क्रमशः महेंद्र का जो M1 द्रव्यमान है वो 75 kg है और विराट का जो द्रव्यमान है वो 80 kg है। जी ये गुरुत्व त्वरण है और जी ये अभिकेंद्रकीय बल है और अभिकेंद्रकीय बल यानी जी 6 पॉइंट या वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं उसे, और वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक यानी कैपिटल जी। तो वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक
जी बराबर 6.67 गुणिले गुना 10 का -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो गुरुत्व स्थिरांक हमने देखा था पहले ही, तो वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक का मान दिया है और वो गुरुत्व स्थिरांक 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। न्यूटन के सिद्धांतानुसार, तो न्यूटन का वैश्विक गुरुत्व सिद्धांत हमने देखा था और वैश्विक गुरुत्व सिद्धांत F बराबर G m1 m2 इंटू आर स्क्वायर, ये वैश्विक गुरुत्व का नियम है, वो न्यूटन ने दिया था, इसलिए उसके सिद्धांत का अनुसार तो F बराबर मैंने मान डाला, G का मान जो है वो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 यानी महेंद्र का द्रव्यमान 75 और m2 यानी विराट का द्रव्यमान लिया और बीच की दूरी r यानी 1, उनके बीच की भी दूरी 1 है और 1 का वर्ग लिया। और इस प्रकार जब मैं इनका 6.67 इंटू 75 इनका पहला गुना करूँगी और गुना 80 करूँगी, तब मेरा आंसर जो है वो कितना आता है 4.002 इंटू 10⁻⁻7। तो ये देखने के बाद महेंद्र और विराट के बीच की जो गुरुत्वीय बल है वो गुरुत्वीय बल 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन होगा। ये संक्रिया ठीक से करनी है और इसलिए नीचे 1 का स्क्वायर है, यानी इसका इतना नहीं, ऊपर की संक्रिया ही ठीक से आनी चाहिए। तो आपका आंसर 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आता है। तो महेंद्र और विराट के बीच का गुरुत्वीय बल इतना आया और ये जो बल है वो नगण्य और इसलिए जिस बेंच पर वो बैठे हैं उनके बीच का घर्षण बल 0 हो तो गुरुत्वीय बल के कारण महेंद्र विराट की ओर एक नगण्य मात्रा में उसके ओर सरकेगा, उसका त्वरण, उसके सरकने का वेग हम न्यूटन के समीकरण अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी सरकने का वेग हमें ज्ञात करना है, तो v यानी महेंद्र और विराट जिधर बैठे हैं तो हमने ये बल देखा कितना है, गुरुत्वीय बल इतना आने पर वो महेंद्र की ओर कितना सरकेगा, उसका वेग यानी v हमें निकालना है। तो v निकालने के लिए दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है, देखो उसको यही उदाहरण फॉलो करके अगला उदाहरण करना है। तो कौन सा है, देखो कि विरामावस्था शुरू होने के बाद 1 सेकंड के बाद महेंद्र विराट की ओर सरकने का वेग कितना होगा और क्या वेग समयानुसार बदलेगा और कैसे, ऐसे प्रश्न पूछे उन्होंने। तो ये प्रश्न हमें देखने हैं एक एक करके। पहले क्या करना है कि महेंद्र पर प्रयुक्त बल, जो अभी हमने महेंद्र पर प्रयुक्त बल निकाला और वो प्रयुक्त बल 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आया। ये देखने के बाद महेंद्र का द्रव्यमान 75 kg है। ये देखने के बाद न्यूटन के दूसरे नियमानुसार F बराबर ma, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, उसके अनुसार मैंने त्वरण निकाला तो होने वाला त्वरण A बराबर F/m है और इसलिए F जो अभी हमने गुरुत्वीय बल निकाला वो मैंने लिया और बटे महेंद्र का द्रव्यमान 75 लिया और आने के बाद कि उसका आंसर जो आता है वो 5.34 इंटू 10⁻⁹ यह आया मीटर पर सेकंड। ये संक्रिया ठीक से करो, बाकी रूपांतर करना -9 और -9 कैसे आता है, तो पॉइंट इधर 2 इंच सरकने के बाद तो पॉइंट -9 आता है। ये देखने के बाद 1 सेकंड के बाद उसका वेग हमें फाइंड करना है, तो इसलिए 1 सेकंड के बाद वेग ज्ञात करने के लिए मैंने समीकरण लिया, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। तो u शुरुआत का वेग जो है वो 0 ही है, क्योंकि प्रारंभ में महेंद्र बेंच पर बैठा होने के कारण उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है और उसका बेंच घर्षण रहित है और इसलिए ऐसा मानने के बाद v बराबर u प्लस at, इसमें मान डालने पर प्रारंभिक वेग 0, बाद में a त्वरण जो अभी हमने निकाला वो 5.34 इंटू 10⁻⁹ है इंटू समय 1 है और इसलिए 1 सेकंड के बाद वही v u प्रारंभिक वेग 0 होने के कारण जो महेंद्र का 1 सेकंड के बाद वेग है वो वही आएगा और 5.34 इंटू 10⁻⁹ आएगा। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार गुरुत्वीय बल बढ़ाते जाए
तो उस कारण न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण भी क्या होता है, बढ़ता है। ये गुरुत्व बल बढ़ाने से त्वरण भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसके अनुसार हमने विराट की महेंद्र की ओर सरकने का वेग निकाला और वेग इस सूत्र के अनुसार गति का पहला नियम और उसके अनुसार हमने निकाला v बराबर u प्लस at अनुसार। ये देखने के बाद अभी हम आगे जाएंगे। महेंद्र का त्वरण स्थिर रखने पर वेगानुसार विराट तक सरकने के लिए कितना समय लगेगा वो निकालना है हमें। तो साधारण त्वरण स्थिर रखने पर विराट तक सरकने के लिए कितना समय लगता है, तो अगले पीपीटी में ये होगा। नेक्स्ट तो देखो अभी वही उदाहरण मैंने लिया, तो ये लेने पर अभी महेंद्र और विराट 1 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं। वही पेज है, नेक्स्ट पेज। ठीक है, बस न्यूटन के सिद्धांतानुसार पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को आकर्षित करता है, यह हमने देखा। तो न्यूटन हाँ बस ठीक है। तो इसके बारे में आपको सोचकर कल बताना है कि सब जो महेंद्र का त्वरण स्थिर रखने पर वेगानुसार विराट तक सरकने के लिए कितना समय लगेगा। कल के पार्ट में हम इसका आंसर देखेंगे। आगे देखेंगे क्या आप जानते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लो पहले कि आपको ज्वार भाटा समुद्र में नियमित आने वाली ज्वार भाटा के बारे में जानकारी है क्या है। तो आपको मालूम होगा कि दिन में 2 बार किनारों पे ज्वार और 2 बार भाटा आता है। तो इस अनुसार वो समय जो है हर टाइम अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा का समय भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये ज्वार भाटा क्यों आते हैं उसका कारण हम देखेंगे। देखो कि हमने इधर एक आकृति देखी है, इधर पृथ्वी दिखाई है और इधर चंद्रमा दिखाया है। तो जब चंद्रमा सामने आता है तो चंद्रमा जब सामने आने पर उधर के जो पानी का स्तर है वो बढ़ता है और बढ़ने के कारण उसी रेखा में क्या आता है, ज्वार आता है। तो यही इधर बताया। तो इसके पीछे का कारण हमने अभी अभी देखा कि पृथ्वी के सामने जब चंद्रमा आता है तो सामने वाले भाग में क्या होता है, ज्वार आता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सामने होने पर चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है, उधर का पानी का स्तर बढ़ जाता है और पानी का स्तर बढ़ने के कारण उधर ज्वार आती है। लेकिन पृथ्वी के 90 अंश पर चंद्र और पृथ्वी के 90 अंश पर उधर चंद्रमा का गुरुत्वीय बल बहुत ही कम होता है और कम होने के कारण पानी का स्तर धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है और इधर भाटा आती है। तो समुद्र में नियमित रूप से ज्वार भाटा आती है और वो एक दिन में कितनी बार आती है, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। और उसका कारण हमने देखा कि चंद्रमा के दिशा में जो पानी है वो पानी क्या होता है, ऊपर उठता है, यानी उधर क्या आता है, ज्वार आती है। और बाद में 90 चंद्रमा के चंद्र और पृथ्वी इनके बीच में 90 अंश कोण पर जिधर पानी का स्तर क्या होता है, कम होता है। क्यों? इधर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण उधर पानी का स्तर कम होता है और इसलिए उधर क्या आती है, भाटा आता है। ये देखने के बाद हम आगे चलेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल हमें देखना है। तो अभी भी एक पॉइंट उधर हमारा बाकी है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के बारे में चर्चा की है। आपको मालूम है जब भी आप अपने क्षैतिज लंबवत दिशा में एक आध वस्तु ऊपर या एक आध पिंड ऊपर फेंकते हैं तो ये पिंड ऊपर जाता है क्या? नहीं, वो थोड़ी देर के बाद नीचे आता है। तो इसके ऊपर अनेक प्रश्न आते हैं कि ये पिंड ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता, ये पिंड क्षैतिज लंबवत ही नीचे क्यों आता है, इसका वेग अधिक होता है या कम होता है, ये अलग अलग प्रश्न उसके ऊपर आते हैं। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग कि आपको मालूम है कि पृथ्वी केंद्र की ओर गुरुत्वीय बल होता है
और इसलिए सभी जो पिंड है वो ऊपर फेंकने के बाद वो क्या होता है, क्षैतिज लंबवत नीचे आते हैं। इसका कारण पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है, यह हमने देखा। और ये जो बल है वो बल के कारण जो पिंड है वो ऊपर ना जाते हुए वो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर आता है, आकर्षित होता है। साथ ही साथ में इसकी जो गति है वो गति ऊपर फेंकने के बाद कुछ देर के बाद प्रारंभिक वेग 0 होता है। नीचे आते समय जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसका वेग जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, यानी शून्य हो जाता है। तो निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पत्थर का वेग कुछ समय के पश्चात शून्य हो जाता है। उसी बल के कारण पत्थर नीचे पृथ्वी की ओर आने लगता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि जब आप पत्थर फेंकते हो तो कुछ देर तक वो ऊपर जाकर एक जगह पर वो स्थिर होता है, और जिधर वो स्थिर होता है उधर उसका यू क्या होता है, 0 होता है। और बाद में ये पत्थर क्या होता है, नीचे आता है और पृथ्वी के केंद्र की ओर आने लगता है। ये देखने के बाद हम आगे जाएंगे। देखो, महेंद्र पर होने वाले गुरुत्वीय बल का परिणाम ज्ञात करेंगे हम। तो केवल अभी महेंद्र पर होने वाला गुरुत्वीय बल, तो इसलिए देखो इधर महेंद्र का जो बल या महेंद्र का द्रव्यमान है उसे क्या मानेंगे हम, m मानेंगे। और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो m2 मानेंगे। या आपको चाहिए तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है m1 ले लो और महेंद्र का द्रव्यमान क्या ले लो, m2 ले लो। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे करो। देखो इधर नेक्स्ट, इधर देखो अभी तो पृथ्वी का द्रव्यमान m1 माना, और m1 कितना है, 6 गुना 10 का 24वां घात kg है। तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान पहले माना m1। बाद में पृथ्वी की त्रिज्या मानी और वो r वो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है। ये देखने के बाद महेंद्र का द्रव्यमान देखा m2 और 75 kg है। और वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक g बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। इधर हमने जो जो चीज़ें चाहिए थी वो ली, क्योंकि हमें अभी महेंद्र पर होने वाला गुरुत्वीय बल का परिणाम देखना है। तो इसलिए पहले हमने पृथ्वी का द्रव्यमान m1 माना और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg लिया। बाद में पृथ्वी की त्रिज्या ली और वो थी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर इतनी है। और महेंद्र का द्रव्यमान m2 75 kg लिया। वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक आपको मालूम है और 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। ये देखने के बाद अभी वही कि आपको न्यूटन के वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक का नियम मालूम है, वही मैंने न्यूटन का वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक लिया। उसका F बराबर g/mm इंटू आर स्क्वायर। इसी द्वारा मैंने ये महेंद्र पर होने वाले गुरुत्वीय बल का परिणाम इस सूत्र द्वारा निकाला। तो किस प्रकार g का वैल्यू डालूँ। बाद में m1 75, m2 लिया, ये वो भी m2 ये किसका द्रव्यमान है, तो m2 महेंद्र का द्रव्यमान 75 डाला और m1 ये पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 डाला। ये देखने के बाद उनके बीच की दूरी यानी पृथ्वी की त्रिज्या और 6.4 इंटू 10⁶, लेकिन इसका वर्ग है इसलिए मैंने इसका वर्ग किया। जब मैं इसका पूरा सॉल्यूशन निकालती हूँ तो मेरा सॉल्यूशन कितना आता है, 733 न्यूटन। तो 733 न्यूटन ये क्या आया, तो गुरुत्वीय बल आया। तो अभी अभी हमने देखा कि महेंद्र पर जो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय बल प्रयुक्त होता है वो प्रयुक्त बल कितना होता है, 733 न्यूटन इतना होता है। ये देखने के बाद अभी देखो कि विरामावस्था में शुरू करके गुरुत्वीय बल 1 सेकंड के बाद महेंद्र का वेग कितना होगा। तो महेंद्र का वेग निकालने के लिए फिर से मैंने आप लोगों को मालूम है कि न्यूटन का गति संबंधी पहला समीकरण या पहला नियम, तो पहले नियम में F बराबर ma, उसको त्वरण मुझे निकालना है। तो A बराबर F/m, तो F अभी अभी हमने निकाला था वो मैंने इधर प्रस्तापित किया और m ये द्रव्यमान, और इसलिए 9.77 मीटर पर सेकंड वर्ग ये मेरा क्या आया, महेंद्र का त्वरण आया। तो त्वरण क्या आया, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये वैल्यू मैं जब न्यूटन के समीकरण में डालती हूँ तो न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम है v बराबर u प्लस at। तो ये समीकरण में डालने के बाद मेरी वैल्यू u प्रारंभिक वेग 0 ही है, क्योंकि महेंद्र पहले स्थिर था और इस बाद में उसका 1 सेकंड के पश्चात उसका वेग जो है वो मुझे निकालना था और वो 9.77 इतना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार विरामावस्था में महेंद्र होने के बाद भी वो उसका वेग कितना होता है, तो वेग हमने देखा। ये देखने के बाद आगे जाऊंगी। देखो कि प्रत्येक पृथ्वी पर होने वाला प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को अपने ओर आकर्षित करता है। तो आपको ये भी मालूम है कि न्यूटन ने देखा कि सेब के पेड़ के नीचे के बैठने के बाद सेब किधर आता है, तो पृथ्वी पर आता है, यानी वो ज़मीन की ओर आता है। तो ऐसा कहीं क्यों नहीं होता कि सेब पर पृथ्वी आती है, सेब पृथ्वी पर क्यों गिरता है, पृथ्वी सेब पर क्यों नहीं गिरती? तो इसका कारण भी आप लोगों को मालूम है। तो मैं अभी बताती हूँ। क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपनी ओर से गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करती है और इसी कारण प्रत्येक पिंड जो है वो प्रत्येक पिंड अपने कक्षा में रहता है और अपने कक्षा में ही अपना वेग धारण करता है। और इसी वेग के कारण पृथ्वी पर अन्य पिंड गिरते नहीं, केवल अन्य पिंड गिरते हैं लेकिन पृथ्वी अन्य पिंडों पर गिरती नहीं। जैसे मैंने बताया आपको कि सेब पृथ्वी पर गिरता है लेकिन सेब पर पृथ्वी नहीं गिरती। इसका कारण ही अभी बताया मैंने कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो अन्य पिंड है वो अपनी कक्षा में अपने वेग से क्या करते हैं, कार्यरत रहते हैं और खुद का वेग धारण करने के कारण ही वो केवल पृथ्वी पर गिरते हैं, वो पृथ्वी अपने ओर नहीं खींचते। इस प्रकार मैंने अभी हमने देखा कि ये अलग अलग गणितीय संक्रिया द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वीय बल के बारे में जानकारी हमने हासिल की। आपको समझ में आएगी। अभी अगले पार्ट में हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे।